तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण देख रहे हैं, है ना। उसके क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स देखने से पहले एक थ्योरी का एक रिवाइज हो जाना ज़रूरी है, तो वो हम कर रहे हैं। ओके साहब, ये सब आप 11th-12th में सब पढ़ चुके हैं, लेकिन वापस हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप जब भी क्वेश्चन करें तब आपको समझ में आए कि फार्मूले वगैरह कहाँ से आए, है ना। तो एक फार्मूला इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम में आएगा, तो वो हम देख रहे हैं टॉरिसेली प्रमेय या बहिर्वाह वेग में, है ना। इसके अंदर क्या होता है, कुछ नहीं किया है हमने, एक h ऊंचाई का टैंक लिया है ना। उसके अंदर अगर यहाँ पे हमने छेद करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर रॉ घनत्व का कोई भी लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है तो वो छेद करते ही क्या निकलेगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि h ऊंचाई के टैंक में रॉ घनत्व का द्रव भरा हुआ है। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, पृष्ठ से h गहराई पर, पृष्ठ यानी यहाँ पे लिया हमने, ये पृष्ठ से h गहराई, ये h गहराई पर एक छेद किया हमने। छिद्र से बहने वाले तरल के वेग को बहिर्वाह वेग कहते हैं। अब यदि वायुमंडलीय दाब P0 है तो बर्नौली समीकरण से, बर्नौली अपने समीकरण नहीं देखी हो तो देख ले, में ये समीकरण थी, है ना। इसके अंदर तीनों ऊर्जाओं का योग क्या होता है, स्थिर होता है ना। दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, है ना। तो उसी का हमने वो लिया है जिसके अंदर 1 1 वाले तरफ सारे एक तरफ, 2 2 वाले सारे एक तरफ, है ना। तो ये P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, है ना। वैसे ही P2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, 1 वाला एक तरफ, 2 वाला एक तरफ। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस इक्वेशन में हमने कुछ वैल्यू रखी है। P1 P2 की जगह हमने रखा है P0 वायुमंडलीय दाब, है ना। V1 आपका वेग पहले 0 था लेकिन बाद में क्या हो गया V, है ना। और H1 जो टोटल हाइट है वो कैपिटल H, है ना, जो जार की टोटल हाइट है ऊपर से लेकर नीचे तक। और H2 तो वो जो छेद किया उसकी धरातल से हाइट कितनी होगी, तो टोटल हाइट जो H है उसमें से जो ऊपर की हाइट स्मॉल h है वो घटा देंगे, तो ये ज़मीन से लेके छिद्र तक की हाइट आ जाएगी आपकी, है ना। बस वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रखी है, उसमें जो कट रहा है काट दिया, कॉमन ले लिया, और आपका बचा केवल क्या आया, रो जी एच बराबर हाफ रो वी स्क्वायर। ओके, अब हमारा उद्देश्य यहाँ पे v की वैल्यू निकालना है ना। तो v को एक तरफ रहने दो, बाकी सबका पक्षांतरण कर दो, तो वी स्क्वायर बराबर 2gh। तो v बराबर आ जाएगा आपका √2gh। और ये फॉर्मूला आपने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा वाला चैप्टर अगर पढ़ा है, हमने किया था, उस पर काफ़ी न्यूमेरिकल भी देखे, तो उसके अंदर हमने ये फार्मूला वहाँ पे भी बहुत जगह यूज़ में लिया है ना। v बराबर √2gh। ओके, अब यहाँ पे h ऊंचाई से गिरने वाले वस्तु के वेग के समान होगा, अतः इसे टोरिसेली प्रमेय कहा गया है ना, इस सूत्र को। और इस सूत्र से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस सूत्र से h गहराई पर स्थित छिद्र से बहने वाले तरल का वेग ज्ञात किया जा सकता है। ओके, तो ये फॉर्मूला काम आएगा, नोट रखें, है ना। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव तरल या द्रव की सतह का वह विशिष्ट गुण है जिसमें द्रव की सतह किस तरह काम करती है, एक रबर की झिल्ली के समान व्यवहार करती है, जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब इसके कई उदाहरण हैं, है ना। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, कुछ उदाहरण में आने वाले कुछ वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा भी आप भी देख सकते हैं, आपने जनरली देखा होगा कि जैसे एकदम जैसे किसी बाल्टी या टब में आपने पानी लिया है ना, एकदम ठहरा हुआ पानी है ना, तो उसके ऊपर हल्के से हाथ रखोगे तो ऐसा लगेगा एकदम किसी रबर के ऊपर हाथ रख रहे हो, ऐसा, है ना। जैसे कि उसके ऊपर कोई एक शीट, प्लास्टिक की शीट लगा रखी है, ऐसा। क्यों, क्योंकि ये किसके कारण आपको महसूस होगा, एक पृष्ठ तनाव के कारण। इसके कई उदाहरण हम देखेंगे आगे अभी। जैसे यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, जैसे द्रव की बूंदे या बुलबुलों का पृष्ठ तनाव के कारण गोल आकृति का होना। सूखे ब्रश को आप पानी में डालेंगे और बाहर निकालेंगे तो वो गीला हो गया, लेकिन उसके सारे रेशे कैसे होंगे, एकदम आपस में चिपके हुए। ग्रीस युक्त सुई को अगर हम पानी की सतह पर रखते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है, ऊपर ही तैरती है। ओके, चित्र में यहाँ पे आप देखो पृष्ठ तनाव का हम फार्मूला निकाल रहे हैं, तो पृष्ठ तनाव के फार्मूला निकालने के लिए क्या किया हमने, एक द्रव की सतह ली जिसको हमने मान लिया ABCD एक द्रव की सतह है, जिसके ऊपर अपन ने एक काल्पनिक रेखा ले ली PQ। ओके, जिसकी लंबाई टोटल है L। यदि इस सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण F बल लग रहा है तो पृष्ठ तनाव S बराबर क्या होता है, बल बटा लंबाई, यानी कि F/L। ओके, जैसे आपने दाब में पढ़ा था P बराबर F/L है ना, तो वैसे यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, S बराबर F/L। ओके, तो एक तो ये मैं बता दूँ कि पृष्ठ तनाव को S से भी दर्शाते हैं क्योंकि नाम है सरफेस टेंशन। ओके, तो कोई S से दर्शाता है, कोई T से दर्शाता है ना।
तो आपको कहीं भी कुछ भी मिल सकता है, जो आपको उचित लगे वो आप यूज़ में ले सकते हैं। ओके साहब, एस बराबर हम यहाँ पे यूज़ में ले रहे हैं अभी एस, तो एस बराबर एफ अपॉन एल। ओके, बल बटा लंबाई, तो मात्रक भी कैसे हो गया, बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर। द्रव के अणुओं की ऊर्जा सतह पर अन्य अणुओं की में तुलना में अधिक होती है, जिसे अतिरिक्त पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं, जिसके कारण ये अणु अपनी ऊर्जा को कम करने का प्रयास करते हैं, जिसे पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। पृष्ठ तनाव व पृष्ठ ऊर्जा में संबंध। चित्र में PQRS की एक फ्रेम ली है, जिसके अंदर जो A और B है वो क्या है, एडजस्टेबल है ना, जिस भुजा को आप आगे पीछे खिसका सकते हो। तो इसमें हमने क्या किया, इस फ्रेम में हमने देखो पहले केवल ये फ्रेम ली थी, ये इतनी है ना, जिसके अंदर जो ये वाला भाग है वो एडजस्टेबल है ना, जिसको आप इधर आगे पीछे कर सकते हो। तो पहले इन्होंने ऐसी फ्रेम बनाई, ओके, ये ऐसी फ्रेम बनाई, फिर उसको क्या किया, साबुन के घोल में रखा और बाहर निकाला। ओके, साबुन की, जिसके ऊपर साबुन की पतली परत या फिल्म बन गई है ना, ये आपने जनरली बचपन में बहुत फुलाए होंगे है ना, और सरफ का पानी लेके या साबुन का घोल लेके करते थे ना, बस वही है। तो फिर हमने क्या किया, ए बी भुजा जो कि ये वाली एडजस्टेबल है ना, उस भुजा को क्या किया, पृष्ठ तनाव के विरुद्ध यानी कि इधर हमने x दूरी तक खिसकाया। ठीक है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य पृष्ठ की ऊर्जा में होने वाली वृद्धि के समान होगा। कार्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे आपका कार्य बराबर क्या आ जाएगा, पृष्ठ तनाव इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि। ओके, क्योंकि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, क्योंकि लंबाई भी परिवर्तन होगी और चौड़ाई में भी परिवर्तन होगा, है ना। तो पृष्ठ तनाव इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि यानी कि W बराबर S इंटू डेल ए। तो इससे पृष्ठ तनाव का एक और फॉर्मूला आपको मिल जाता है, S बराबर W अपॉन डेल ए, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि डेल ए से दर्शाया गया है। डेल से किसी का भी परिवर्तन दर्शाना होता है तो हम डेल से दर्शाते हैं। ओके, तो पृष्ठ तनाव S बराबर W बटा डेल ए। तो ये भी फॉर्मूला आप ध्यान रखें। तो इससे आपका एक मात्रक और नया बन जाएगा, क्या मिलेगा, W का मात्रक होता है जूल, है ना, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और क्षेत्रफल में परिवर्तन है तो एक प्रकार से क्या हुआ, क्षेत्रफल ही हुआ, तो मीटर स्क्वायर। ओके, अब आता है एक टॉपिक, संपर्क कोण, है ना। संपर्क कोण में क्या होता है, अलग अलग द्रव अलग अलग प्रकृति के होते हैं, जो अलग अलग दर्शाएंगे गुण अपने, है ना। तो उन्हीं की बात करने के लिए अब जैसे आप यह देख सकते हैं, ये जैसे इसमें भर रखा है पानी, है ना, और इसमें भरा है हमने पारा। तो आप देख सकते हो कि नली में पानी भरा है तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, है ना, ऊपर का जो सतह है इसकी कैसी दिखेगी, इस प्रकार से, है ना। और अगर यदि इसी में हमने पारा भरा है तो वो आपको नली में कुछ इस प्रकार से दिखेगा, है ना। तो अलग अलग द्रव अलग अलग प्रकृति दर्शाएंगे, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, जो संपर्क सतह है जिसके ऊपर हमने रखा है, जैसे कभी रखा है पानी, कहीं रखा है पारा, है ना। तो संपर्क सतह से जो स्पर्श रेखा हम उसके ऊपर खींचेंगे, वहाँ से जो संपर्क सतह से जो कोण बनेगा उसको हमने थीटा कहा है, वो आपका स्पर्श कोण है। स्पर्श कोण से बात हम कर रहे हैं कि किसी ठोस धरातल पर स्थित द्रव की बूंद के लिए संपर्क सतह व स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण को संपर्क कोण थीटा कहते हैं। अब यदि थीटा कोण 90 से कम है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट वाले में 90 से कम है ना, तो यदि थीटा 90 से कम है तो ऐसे में द्रव व ठोस कांच की सतहों को गीला कर देंगे, है ना, जिसका उदाहरण है कांच के साथ पानी ले लो या तेल के साथ कागज ले लो, क्या करेंगे, एक दूसरे को गीला कर देंगे। ओके, लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें कि थीटा कोण 90 से अधिक हो तो ऐसे द्रव ठोस को गीला नहीं करेंगे, जैसे कि कांच पे पारा हो या रेशम युक्त या मोम का कपड़ा हो जिसके ऊपर पानी डाला हो। आपने एक उदाहरण तो जनरली कहीं भी गार्डन वगैरह में या तालाबों पे गए होंगे तो देखा होगा, या आपने कमल के फूल देखे होंगे, कमल के पत्ते देखे होंगे, है ना, उसके ऊपर या आपने ऐसी देखी होगी पानी की ड्रॉप देखी होगी ये। अब इस पे एज वैक्स की कोटिंग की हो, जैसे मोम की परत की कोटिंग की हो, ऐसा एक मुलायम सी एकदम परत होती है पत्ती के ऊपर, जिसके कारण इसके ऊपर अगर आप जैसे ही पानी डालते हो तो पानी एकदम ऐसे बूंदों के रूप में ठहरता है, और इसको हल्का सा जैसे पत्ते को हिलाओगे तो वो पानी की बूंद लुढ़क के ना गिर जाएगी, लेकिन आप फिर बाद में देखोगे वो पत्ता गीला नहीं हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए अलग अलग सतह पे द्रवों का अलग अलग गुण होता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि पानी मतलब संपर्क कोण जिसका कांच पे अलग हो सकता है, लकड़ी पे अलग हो सकता है ना, कागज़ पे अलग हो सकता है, इसका हर एक पदार्थ पर अलग अलग गुण दर्शा सकते हैं, है ना।
तो ये आपने जनरली देखा होगा ऐसा। ओके, इसलिए हमने, आप यहाँ देख सकते हो, हमने संपर्क कोण जब, स्पर्श कोण जब 90 से कम था तब कांच पानी लिया, और 90 से अधिक के लिए हमने क्या लिया है, रेशम या मोम युक्त कपड़े पे पानी, है ना। तो वो ऐसा मोम की जैसी परत होती है का अपने कमल के पौधे के पत्ते पे, तो उसके ऊपर भी पानी ऐसा ही कुछ बूंदों में ठहरता है ना। और हल्का सा भी पत्ता आप हिलाओगे तो वो पानी की बूंद सड़क के गिर जाएगी और पत्ता गीला नहीं होता। ओके, आगे देखो साहब, दाब आधिक्य, द्रव की बूंद व बुलबुला सदैव गोलाकार आकृति के बनते हैं, जिसमें अंदर का दाब पी व बाहर का दाब P0 होता है। जिसमें अंदर का दाब थोड़ा अधिक होता है, दाब के इस अंतर को हम दाब आधिक्य कहते हैं, जो कि किसके बराबर मिलेगा साहब, Pi-P0 बराबर 2S/R। ओके, तो ये फॉर्मूला भी काम का है, ये यूज़ में लेंगे तो ध्यान रखें इसको। दाब अधिक्य क्या आएगा, Pi-P0, जहाँ पे Pi क्या है, अंदर का दाब, है ना, और P0 क्या है, बाहर का दाब। ओके, बराबर किसके आएगा, 2S/R, है ना। एस क्या है यहाँ पे आपका पृष्ठ तनाव, जिसको हम कभी कभी टी से भी दर्शाते हैं कहीं, है ना, कहीं एस से भी दर्शाया हो सकता है। ओके, अब अगर यहाँ पे हमने क्या किया है, बुलबुले में अंदर और बाहर दो पृष्ठ होते हैं, है ना, इसलिए हमने क्या किया, 4S/R, जिसके कारण पृष्ठ तनाव दोनों स्थानों पर कार्य करता है। वो दाब अधिक के निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो एस पृष्ठ तनाव भी हो सकता है आपका, और टी से भी दर्शाया जा सकता है, तो कहीं भी अलग अलग हो तो कंफ्यूज ना होना। ओके, केश नली, केश नली एकदम पतली कांच की नलियाँ आती हैं, जो आपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में लैब में देखी होंगी, है ना। तो केश नली क्या होती है, बाल के समान एकदम पतली कांच की नलियाँ होती हैं, जिसे दोनों सिरे खुले होते हैं। केशिकीय प्रभाव या केशिकात्व, जब केश नली को किसी द्रव के अंदर संपर्क में रखते हैं तो कुछ द्रव उसके अंदर स्वतः धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ओके, और कुछ द्रव ऐसे भी होते हैं जो उतरते हैं, है ना, नीचे उतरते हैं, तो उसके अंदर अलग अलग द्रव के अलग अलग प्रकृति होती है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रभाव को केशिकीय प्रभाव या केशिकात्व कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही दर्शाया है कि जैसे ये आप पानी देख रहे हैं तो ये ऊपर चढ़ रहा है, और ऐसा ऊपरी सिरा आपको सतह ऐसी दिखेगी, और पारा होगा तो वो नीचे उतरेगा और उसकी सतह आपको नीचे से ऐसी दिखेगी, है ना। तो दैनिक जीवन में जैसे कि पेड़ों की जड़ों में डाला हुआ पानी इसी प्रभाव के कारण प्रत्येक टहनी तक पहुंच जाता है। दीपक, लालटेन व चिमनी में भी इसी प्रभाव के कारण लंबे समय तक प्रकाश प्राप्त होता रहता है ना। क्योंकि हम तो जैसे दिया लेते हैं तो दिए में तेल तो यहाँ लगाते हैं, ये दिया लिया हमने, है ना, तेल तो यहाँ डालते हैं, है ना, और इसके अंदर से जो बाती निकल रही है, बाती को ऐसे निकाल देते हैं यहाँ से, ये जो बाती निकल रही है ना, तो दिया तो यहाँ लगता है, ये दिया मैंने ना बुझने दिया, हाँ, तो यहाँ पे साहब हमने ये दिया है। ओके, तेल तो हमने यहाँ भरा है, तो यहाँ से लेके वो धीरे 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 तेल यहाँ पे रिस के आता है ना। तो यही आपका केशिकात्व का प्रभाव होता है। और अगर आपने खेती बाड़ी में देखा हो, काम किया हो, तो यहाँ पे लास्ट उदाहरण बहुत काम का है कि खेत में हल चलाकर मिट्टी में बनी केश नलियों को तोड़ दिया जाता है, जिससे पानी का वाष्पीकरण रुक जाता है और खेत में नमी बनी रहती है। कहने का मतलब, जब फसल काट लो खेत से, उसके बाद खेत को ऐसे ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता है ना। जैसे आपने फसल काट ली मार्च अप्रैल में, ओके, जनवरी फरवरी मार्च में जनरली काटते हैं, है ना। तो उसके बाद से लेके फरवरी मार्च में अगर आपने काट ली फसल, उसके बाद से लेके जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक नेक्स्ट फसल नहीं लगाते हैं सपोज, तो तब तक खेत को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता है। खेत में हल चलाकर मिट्टी को एकदम भुरभुरा और ऊपर से एकदम उबड़ खाबड़ कर दिया जाता है ना। क्योंकि एकदम सपाट प्लेन रहेगा तो केश नलियाँ बनेंगी, जिससे क्या होगा, ज़मीन के अंदर का पानी इजीली ऊपर आके उड़ जाएगा और आपकी ज़मीन धीरे धीरे क्या होगी, नमी खत्म हो जाएगी ज़मीन की, और वो ज़मीन फिर बंजर होने लगती है ना। अंदर का पानी भी उड़ने लगता है, सूखने लगती है ज़मीन। इसलिए हम क्या करते हैं, खेतों को हल चलाकर उसकी बनी केश नलियों को तोड़ देते हैं, जिससे वाष्पीकरण रुक जाता है। ओके, अब एक कैलकुलेशन आती है छोटी सी, जिसका मेन फॉर्मूला निकलता है। इस चित्र के अंदर आप देखना, हमने रॉ घनत्व का द्रव लिया है, जिसमें ए त्रिज्या की केश नली रखी गई है ना। ए त्रिज्या की केश नली ली है, केश नली वैसे भी बहुत पतली होती है, जिसमें केशिकीय प्रभाव के कारण द्रव एच ऊंचाई तक बढ़ के ऊपर आता है। ओके,
द्रव के आकार का पृष्ठ अवतल आकार के कारण ग्रहण कर लेता है, यानी कि जैसे हमने मान लो कि पानी लिया है तो फिर इसका आकार कैसा हो जाएगा, अवतल आकार, यानी कि ऐसा। ओके, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है ना। कहने का मतलब ये ऐसा बन रहा है, तो अगर मैं ये यहाँ पे ये स्मॉल त्रिज्या ऐसे लूँ और इसको ऐसे पूरा वृत्त बनाऊँ, तो ये यहाँ पे हमने बात की है ये सेंटर से मानना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर। यदि स्पर्श कोण थीटा है तो त्रिभुज ए बी सी में, देखो त्रिभुज, हाँ यहाँ पे आप त्रिभुज देखना, दिख रहा होगा त्रिभुज, और थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, इसके अंदर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये जो है ए बी है ना, ये जो है वो किसकी त्रिज्या है, केश नली की। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ए सी है वो है आपके ये जो बन रहा है अवतल आकार का जो तल बन रहा है इसका द्रव का, उसकी त्रिज्या लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वही हमारा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, इसके अंदर हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो साहब क्या निकाला है हमने, कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा के लिए लाल का सभी को ध्यान होगा, है ना। तो यहाँ पे कॉस के लिए कौन सा होगा, बीच वाला, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण लेने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे समकोण त्रिभुज के अंदर देखो आपका ये कुछ त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से, ये वाला है ना, इसके अंदर आधार आएगा आपका ए बी है ना, और कर्ण आ गया आपका ए सी है ना। तो दोनों की वैल्यू रखो, तो हमने दोनों की वैल्यू रख दी आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, कॉस थीटा बराबर ए अपॉन कर्ण कितना आएगा, उसकी त्रिज्या अवतलाकार के द्रव की, तो उसकी आ गई स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी आर बराबर ए अपॉन कॉस थीटा। अब यदि पृष्ठ के नीचे दाब पी आई वो पृष्ठ के ऊपर दाब पी है, तो दाब अधिक्य कितना आ गया भाई साहब, पी आई माइनस पी ज़ीरो। ओके, ये पी ज़ीरो है, यहाँ पे पी ज़ीरो लिख देना, क्योंकि पृष्ठ के ऊपर पी ज़ीरो और पृष्ठ के अंदर पी आई। ओके, तो पी आई माइनस पी ज़ीरो आ गया 2s अपॉन आर। जब इसके अंदर आर की वैल्यू अपन रख देते हैं, तो पी आई माइनस पी ज़ीरो बराबर 2s अपॉन आर की वैल्यू हमने रख दी ए अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर आ गया, तो पी आई माइनस पी जीरो आ गया 2s कॉस थीटा अपॉन ए। इस दाब अधिक्य को गेज दाब भी कहते हैं, जिसका मान निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है। तो पी आई माइनस पी जीरो बराबर एच रो जी। एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान ही है दाब वाला, है ना, एच रो जी, बहुत बार मैंने बताया है, बात की है, एच रो जी है ना। क्या होता है, किसी भी द्रव में किसी वस्तु के लिए हम अगर बात करते हैं दाब की, तो क्या होती है, एच जिस गहराई पर वो वस्तु है, रो उस द्रव का घनत्व, और जी गुरुत्वीय त्वरण। ओके, तो अब यदि दाब ये भी होता है और दाब यह भी हो रहा है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, आपस में बराबर ले सकते हैं। तो हमने वही किया, दोनों को बराबर रख दिया। इससे क्या आएगा साहब, एच का एक फॉर्मूला आएगा आपका, एच बराबर 2s कॉस थीटा अपॉन ए रो जी, 2s कॉस थीटा अपॉन ए रो जी। ओके साहब, ये एक फॉर्मूला है जो बड़ा आपका काम आएगा, जिसको हम काम में लेंगे, तो आप थोड़ा याद रखें डायरेक्ट भी और कैसे आया वो भी। ओके, तो इस सूत्र से आप द्रव की केश नली में ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि केश नली जितनी संकीर्ण होगी, यानी जितनी पतली होगी, द्रव उतना ही अधिक ऊंचाई तक जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एच किसके समानुपाती आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है स्मॉल ए के, है ना, ये ए नीचे आ रहा है ना, यानी कि एच समानुपाती होगा 1/a के, यानी कि सीधा सीधा व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि ए जितना कम होगा, यानी कि केश नली जितनी पतली होगी, एच की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी, है ना। यानी जितनी नली पतली होगी, द्रव उतना ही ऊंचा उठेगा। ओके, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। पृष्ठ तनाव को कौन कौन प्रभावित करता है भाई, एक तो करता है पृष्ठ तनाव का कम करने के लिए द्रव का ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जिस ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है उसे क्रांतिक ताप भी कहते हैं, है ना। तो जैसे ही आप अगर पानी को गर्म कर रहे हैं सपोज, है ना, तो कोई पानी पे चीज़ अगर तैर रही है और उसको हमने गर्म कर दिया या उबाल दिया, तो उसके अंदर फिर वो डूब जाएगी, क्योंकि पृष्ठ तनाव आपने एकदम कम कर दिया। घुलने वाली अशुद्धियों से पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है ना। तो यदि पानी में अब जैसे हमने नमक घोल दिया बहुत सारा, है ना, तो उससे उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमने उसके अंदर अल्प घुलनशील अशुद्धि मिला दी, जैसे कोई हमने साबुन मिला दिया, सर्फ मिला दिया, कोई डिटर्जेंट मिला दिया, तो इससे पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, है ना। और यही आपका फंडा है उसके लिए,
गंदे कपड़ों को धोने के लिए, है ना। गंदगी को धोने के लिए, गंदे कपड़ों को धोने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का, सामान्य पानी का उपयोग लेंगे तो गंदगी नहीं निकलती है ना। इसीलिए हम साबुन या डिटर्जेंट डाल के एकदम उसका पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, और उससे क्या होता है, फिर आपकी पृष्ठ तनाव कम होने से वह कपड़ों की जो बारीक छेद होते हैं, गंदगियाँ होती हैं, वहाँ पे अंदर आपका पानी एकदम अंदर तक चला जाता है, और उससे फिर वो गंदगी को बाहर लेके रगड़ते हैं, या उसको हम स्मैश करते हैं या हिलाते हैं, है ना। जैसे वॉशिंग मशीन में एकदम गोल गोल घुमाता है वो उसको, तो उससे क्या होता है, फिर पानी एकदम बारीक अंदर कपड़ों के अंदर तक जाके गंदगी लेके बाहर आ जाता है ना। द्रव की सतह पर तैरने वाली अघुलनशील अशुद्धि को संदूषण कहते हैं, जैसे पानी की सतह पर केरोसिन या तेल। तो इसके कारण भी पृष्ठ तनाव कम होता है ना। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो अघुलनशील होती हैं या सतह पर ही तैरती रहती हैं, है ना। उनको डाल दो पानी के अंदर तो भी पानी की सतह पर ही रहती हैं, तो उसके कारण भी आपका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक लास्ट टॉपिक आता है इसके अंदर आपका पाई जूली या फिर पोइजूली सूत्र। ओके, पोइजूली फार्मूला। इसके अंदर एक छोटा सा रिलेशन है और कुछ नहीं है ना। तो एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। इसमें इन्होंने केश नली की ही बात की है। पोइजूली ने केश नली में प्रवाहित द्रव के धारा रेखीय प्रवाह का अध्ययन किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि एल लंबाई की केश नली लोगे आप, तो उसके सिरों पर दाबांतर P हो, तो नली की त्रिज्या R हो, तो प्रति सेकंड नली से प्रवाहित द्रव का आयतन निम्न बातों पर निर्भर करेगा। किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, तो 4 पॉइंट दिए इन्होंने। एक तो दाबांतर P के समानुपाती होगा, नली की त्रिज्या R के चतुर्थ घात के समानुपाती होगा, यानी कि R की घात 4 की। द्रव की शांता गुणांक यानी कि ईटा के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और नली की लंबाई L के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आपको ये पोइजूली फार्मूला है, ध्यान रखना है। V किस किस के समानुपाती होगा और किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो एक तो दाबांतर के समानुपाती, त्रिज्या की चतुर्थ घात के समानुपाती, और ईटा और L के व्युत्क्रमानुपाती। ओके, अब समानुपाती की जगह हटा के एक नियतांक लगाना था, तो हमने लगा दिया, क्या लगाया, K। ओके, और यहाँ पे K की वैल्यू भी आपको दे रखी है, K बराबर π/8। ओके, तो K बराबर π/8 आपको वैल्यू भी दे रखी है, तो आपको ध्यान रखनी है। V बराबर आपका जो मेन फॉर्मूला आता है π/4 ईटा L। ओके, तो ये फॉर्मूला बड़ा काम आएगा। यह पाइजूली समीकरण भी कहते हैं, आपको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, तो डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, और फॉर्मूले क्वेश्चन करेंगे तो अब काम में भी ज़रूर लेंगे। ओके, यहीं पे अगर हम देखो, इसमें एक और लास्ट में और चीज़ की है, इसको V बराबर P को तो रहने दो, और बाकी सब की जगह क्या लिख दिया इन्होंने, बाकी सब की जगह क्या लिख दिया, R। ओके, तो R नीचे लिखा है इन्होंने, P/R लिखा है, तो ये नीचे वाले सारे ऊपर आ जाएंगे, यानी कि उल्टी हो जाएगी बात। तो R बराबर हो जाएगा आपका 8 ईटा, ईटा है L/πr⁴, यानी πr⁴ जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और 8 ईटा L नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो ये आएगी जहाँ R द्रव का प्रतिरोध कहलाएगा। ओके, ये जैसे हम प्रतिरोध तारों में, विद्युतिकी में निकालते हुए आए ना, वैसा प्रतिरोध द्रव का भी है। तो वो R जो द्रव का प्रतिरोध है, उसको हमने यहाँ पे उसी R से दर्शाया है, लेकिन उसका फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है, ये पाउजुली वेन फार्मूला है। इसके अंदर V बराबर P/R है ना, और उससे R की वैल्यू हमने निकाली 8 ईटा L/πr⁴। ओके, ये कुछ कुछ बेसिक फार्मूले थे, बेसिक सा रिवीजन था। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल जो भी बनते हैं इससे रिलेटेड सभी देखेंगे। ठीक है साहब, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, अभ्यास करते रहो। कुछ प्रैक्टिकल वाले भी हो सकता है वीडियो बनाए, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मस्त रहो, पढ़ते रहो, सब कुछ देखने को मिलेगा। अभ्यास करते रहो, खुश रहो। धन्यवाद।